Hello everyone, again we welcomes you in season classes. So friends, today our topic is chemical reaction. तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट जो क्लास है हमारी इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है. इसकी हिंदी मीडियम में जो क्लास होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा देंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या. ए केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस यानी जिसमें एक बहुत अलग यानी नया पदार्थ विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. यानी ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. यानी एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक नया पदार्थ बनता है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एकदम अलग होती हैं. यानी मतलब कोई भी दो अगर हमारे एलिमेंट्स है या फिर कोई भी हमारे दो एलिमेंट्स के एटम्स है वो अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो उनसे जो पदार्थ बनेगा, जो हमारे रिएक्टेंट्स की यानी रिएक्टेंट्स जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो जो हमारा प्रोडक्ट आया है यानी हमारा उत्पाद बना है उससे बिल्कुल अलग होंगी. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक बार बता देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का एटम है. देन इसके साथ में ही एक और हमारा एटम है बी प्लस फिर से कोई नया एटम है सी. इसमें हमारे तीन एटम्स हैं ए बी एंड सी. ओके, गिव्स अस ए प्लस बी एंड सी. तो इसमें आप देखिए यहाँ पर हमारे तीन एटम से ए बी एंड सी. यहाँ पर भी हमारे जो है तीन एटम है ए बी एंड सी. हेयर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS यानी राइट हैंड साइड. यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है. बस क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा बी एटम था वो यहाँ ए के साथ जुड़ा हुआ था. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बी एटम है ये ए के साथ जुड़ा हुआ है. तो जो इससे प्राप्त हुआ यानी रिएक्टेंट्स है, इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है. इससे अब जो हमारा प्रोडक्ट बना यानी उत्पाद बना उसमें भी वही एटम्स है ए बी एंड सी. बट इसमें जो बी था वो ए के साथ जुड़ा हुआ था और जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसमें जो बी है वो सी के साथ जुड़ गया है. तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में जो है कैसे हमारे एटम्स यानी जो हमारे एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट होती है. यानी द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट डू नॉट चेंज विद अनदर एलिमेंट. यानी किसी भी तत्व के जो एटम्स है परमाणु हैं वो किसी दूसरे तत्व के परमाणु में चेंज नहीं होते हैं. हमारे एटम्स यानी परमाणु तो वहीं रहते हैं किंतु जो उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है. मीन्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज विद अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. इसमें आप देख सकते हैं ए बी एंड सी तीन एटम्स, इसमें भी ए बी एंड सी तीन एटम्स. ओनली क्या हुआ है उनकी रीअरेंजमेंट हो गई है. ये बी जो यहाँ ए के साथ कंबाइंड था वो यहाँ सी के साथ जुड़ गया है. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ए बी एंड सी जो लेफ्ट हैंड साइड था एंड वहीं ए बी एंड सी जो हमारा राइट हैंड साइड था उनमें डिफरेंस क्या है. तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो ए बी सी था, लेफ़्ट हैंड साइड जो भी हमारे
मतलब एलिमेंट्स या फिर एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड जो हमें मिलता है यानी उनके रिएक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्टेंट्स क्या हो गया? द एटम्स which takes part in a chemical reaction are known as reactants। तो हम लिख देते हैं the atoms which takes part in a chemical reaction are known as reactants। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? The substance which forms as a result of a chemical reaction the substance which forms as a result of chemical reaction is known as product। जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं यानी LHS में लिखे जाते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। हमने पहले भी जो है हमारा एग्जाम्पल लिया था कि AB + C gives you A + BC। तो ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट्स हो जाएगा। हिंदी में हम इसको अभिकारक बोलते हैं, और ये जो हमें इन दोनों के रिएक्शन से जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम ये क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, और हमारी जो जूनियर क्लासेस होती हैं उनमें भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमें पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो हमारा मास होता है उसको हम ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंडीशन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यही थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी 3 तत्व हैं, यानी कोई भी हमारे रिएक्टेंट्स है और उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका जो मास है यानी इनका जो द्रव्यमान है रिएक्टेंट्स का, वो किसके द्रव्यमान के बराबर होगा? प्रोडक्ट्स के द्रव्यमान के। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज विल इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल H2O का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो कि हमारा फेमस एग्जाम्पल है ही। तो इसमें H + O2, हाइड्रोजन एंड O2 जो है निर्माण करते हैं H2O का। तो हमारे इसमें रिएक्टेंट्स हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका जो द्रव्यमान है H + O2 का जो द्रव्यमान है वो हमारा द्रव्यमान बराबर होगा H2O के द्रव्यमान के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स का द्रव्यमान है वो हमेशा ही प्रोडक्ट्स के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच आर अकम्पेन्ड बाय सम फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व ईजिली। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें कुछ ना कुछ नए पदार्थ बनते हैं। तो जो नए पदार्थ बनते हैं वो बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन के जो है हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सॉल्यूशन है या फिर कोई भी एक हमारा सब्सटेंस है, उसके कलर में चेंज जब आ जाता है केमिकल रिएक्शन से जब किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो वो चेंज इन कलर के अंतर्गत आता है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन स्टेट, हमें पता है मैटर जो हमारा होता है, पदार्थ जो होता है, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन्हीं में जो है फॉर्मेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में फॉर्मेशन, लिक्विड से गैस में फॉर्मेशन, इन्हीं में चेंज होना ही चेंज इन स्टेट कहलाता है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमें पता है मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज होता है। अगर हम उसको बाहर रख दें, मतलब धूप में रख दें, तो वो कुछ टाइम बाद खट्टा होके अपने आप ही फट जाता है। वो किसकी वजह से फट के दही में बदला? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर में चेंज हुआ तो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया, और लैक्टिक एसिड की वजह से वो चेंज होता है। फैक्ट के लिए मैंने आपको इसमें बताया। तो चेंज इन टेम्परेचर भी यही है हमारा। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस भी इवॉल्व होती हैं। कैसे? मतलब एक गैस जो है वो मतलब किसी भी रिएक्शन में जो एक गैस है वो रिलीज़ हो जाती है, या फिर 2 गैसें भी रिलीज़ हो सकती है। मतलब हमारे रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसमें से कितनी गैसें रिलीज़ होंगी। यही है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यही हमारा जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज़ नथिंग बट ए सॉलिड मैटर, मतलब कोई भी सॉलिड जो पदार्थ है वो एक प्रेसिपिटेट कुछ भी नहीं है, बस यही है कि कोई भी सॉलिड पदार्थ होता है जो रिएक्शन करते टाइम नीचे बैठ जाता है। तो चलिए अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं चेंज इन कलर को। तो आइए अब देख लेते हैं कैसे चीज़ों के कलर चेंज होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर हमारी कोई जो चीज़ है, कोई भी आयरन की हमारी कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो लंबे टाइम के लिए बाहर ही हमारा रखा रहता है तो वो ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आके उस पर जंग लग जाता है। तो पहले उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन बाद में जंग लग जाने के बाद उस पर एक रेडिश ब्राउन परत आ जाती है। तो यही है हमारा चेंज इन कलर। तो यानी उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए तो उसका कलर चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे आयरन का जो कलर है वो चेंज होता है। आयरन है हमारा Fe, इसका केमिकल जो हमारा फॉर्मूला होता है आयरन का Fe। देन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो रहता है, और हमें पता है हवा में जल वाष्प भी पाए जाते हैं, आर्द्रता ह्यूमिड पाई जाती है। तो H2O भी हो गया, Fe प्लस O2 प्लस H2O, यानी आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आया, देन क्या हुआ, आयरन पर रस्ट लग गया, यानी जंग लग गया। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रस्टिंग। रस्टिंग की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, द प्रोसेस इन विच आयरन कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, या फिर हम लिख सकते हैं एयर एंड वाटर, देन ए रेडिश ब्राउन लेयर ऑन आयरन, then we can observe a reddish brown layer on iron. This process is known as rusting. तो अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है।
तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का नाम सुन के हम सबको ये बहुत बड़ा नाम लग रहा होगा, किंतु इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जिंक की कोटिंग जो है आयरन पर कर दी जाती है। और जिंक की कोटिंग जब आयरन पर कर दी जाती है तो उस पर रस्ट नहीं लगता, यानी उस पर जंग नहीं लगता। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास आयरन था, Fe ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया तो उस पर रस्ट लग गया। रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट जो है वो होता है। ये हमारी कोई भी आयरन नेल है, अगर ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में आ गई तो इस पर इस तरीके से रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, इसी को हम रस्ट कहते हैं। जब Fe प्लस O2 प्लस H2O तीनों चीज़ आपस में रिएक्ट करेंगी तो इससे रस्टिंग की प्रोसेस होगी, किसी भी चीज़ पर जंग आसानी से लग जाएगा। और इसका जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे, एंड ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Fe2O3। देखिए यहाँ पर Fe एंड O2 दोनों चीज़ जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर Fe जो है हमारा आयरन जो है उसके भी दो एटम्स हैं, एंड ऑक्सीजन यानी O2 के भी दो एटम्स हैं। तो Fe2 एंड ऑक्सीजन ने जो एक परमाणु है वो इस वाली ऑक्सीजन से ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी दो एटम है एंड ऑक्सीजन के भी दो एटम है। यहाँ से ऑक्सीजन का एक एटम जो है यहाँ वाली ऑक्सीजन ने ले लिया, तो Fe2 प्लस Fe2O3। Fe2 तो यहाँ पर हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु थे, और ए यहाँ पर 3 हुआ क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु ऑक्सीजन का यहाँ था, तो ये वाला परमाणु यहाँ पर आ गया। तो Fe2O3 इंटू H2O। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु थे, एक परमाणु यहाँ चला गया तो भी यहाँ पर एक परमाणु हमारा बच जाता है, तो ये हो गया H2O। ये थी हमारी आयरन नेल, इस पर रस्टिंग हुई और ये जो है फॉर्मूला हमारा बन गया, रस्ट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैटर है यानी पदार्थ जो हमारा होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि उसके 3 रूप होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही तीन जो हमारे पदार्थ के जो हमारे पार्ट्स हैं, इन्हीं में चेंज होता रहता है, जिसे हम चेंज इन स्टेट बोलते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि चीज़ों के स्टेट कैसे चेंज होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 जो हमारी फॉर्म होती हैं, इन्हीं में जो चेंज होता रहता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, यानी यही जो चेंज है इसी को तो हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। और सॉलिड से जब लिक्विड में हमारा कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, उस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग। एंड लिक्विड टू गैस जब कोई भी सब्सटेंस हमारा चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। बिकॉज जब कोई भी सब्सटेंस यानी लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है वो जब गैसियस फॉर्म में चेंज होगा तो उसमें वेपर्स बनेंगे, तो इसलिए इस प्रोसेस को जो है बोला जाता है वेपराइजेशन। एंड जब गैस टू लिक्विड चेंज होते हैं, यानी गैसियस फॉर्म से कोई भी सब्सटेंस जो है लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड टू सॉलिड चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। गैसियस टू सॉलिड भी सब्लिमेशन ही कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए, यानी अगर हमारे पास कोई भी मैग्नीशियम का रिबन है फॉर एग्जाम्पल, और जब हम उसको जलाएंगे तो O2 की सहायता से वो जलेगा, यानी हमारे पास 2 सब्सटेंस हो गए, मैग्नीशियम प्लस O2, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है। तो इससे जो हमारा बनेगा वो बनेगा MgO। आपको ये बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा
Mg है, यानी हमारा जो मैग्नीशियम है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, एंड जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी भी वैलेंसी 2 है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है उससे ऑक्सीजन की वैलेंसी कट हो जाएगी, एंड हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा MgO। अब मैग्नीशियम जो था वो हमारा सॉलिड था, मैग्नीशियम रिबन लिया था हमने, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में था। ऑक्सीजन जो है हमारी वो गैसियस फॉर्म में है, एंड इसके बाद हमें जो सब्सटेंस मिला है या हमारा जो प्रोडक्ट है MgO, देखिए मैग्नीशियम जो था वो एक सॉलिड रिबन था, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म से उसका दहन हुआ और इसके बाद हमें मिला MgO। इसका कलर जो है वो मतलब ये एक सॉलिड पाउडर बन जाएगा। तो सॉलिड और गैसियस जब मिले तो बना सॉलिड, यानी इनकी स्टेट चेंज हो रही है। तो MgO है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमारा सॉलिड है। तो आपने देखा कि चीज़ों के स्टेट कैसे चेंज होते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमने लिया था सॉलिड मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जब हमने जलाया वो ऑक्सीजन की सहायता से जला, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसकी सहायता से वो जला। तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम जब जला तो उससे हमें प्राप्त हुआ MgO, यानी सॉलिड हमें मिला। सॉलिड प्लस गैसियस फॉर्म से हमें मिला सॉलिड, तो इनमें इसका स्टेट चेंज हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं मैटर का जो है टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। इन ए रिएक्शन बिटवीन Zn एंड H2SO4, हमारे रिएक्टेंट्स कौन से हैं? Zn एंड H2SO4। Zn डिनोट्स कर रहा है जिंक को, एंड H2SO4 जो है वो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लास्क वाज फाउंड टू बी वार्म, यानी ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये इसमें गर्म हो जाएगी जब Zn एंड H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे। राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, यानी इसमें जो टेम्परेचर है वो कोनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, तो इसलिए ये जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। तो जो टेम्परेचर चेंज होता है या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या फिर वो डिक्रीज़ होगा। तो जब हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है, यानी व्हेन द हीट रिलीजेज, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमने कोई भी कॉनिकल फ्लास्क ले ली है, इसमें हमारे जो है जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी Zn, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं Zn एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO4 विल गिव, यानी जिंक ग्रैन्यूल्स जो थे इसका फॉर्मूला है हमारा Zn, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है H2SO4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्म होगा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज। तो जब Zn एंड H2SO4 ने रिएक्ट किया आपस में, तो जब हम इस फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो ये फ्लास्क हमें गर्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिएक्ट करने से जो है टेम्परेचर में चेंज आ गया है, और जो है इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ भी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि Zn एंड H2SO4 जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज़। और इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Zn है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो गई SO4 की, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की, और जो हाइड्रोजन है यानी Zn और SO4 तो आपस में कंबाइन हो गए, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमारी रिलीज़ हो गई। तो इसमें हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है। तो
इसमें जो है हमारी फ्लास्क गर्म हो गई, इसलिए ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है हीट रिलीज़ हो रही है। तो आइए अब देख लेते हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस जो है वो मतलब कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, यानी कैसे गैसें जो है हमारी वो एक से दूसरे में चेंज होती हैं या फिर कैसे गैसें रिलीज़ होती हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी गैसें जो हैं वो कैसे रिलीज़ होती हैं। इवोल्यूशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल विच कंटेन्स कार्बन। हमें पता है जब भी कोई वस्तु जलती है तो उससे CO2 जो है फिर से उत्पन्न होती है, यानी CO2 जो है क्रिएट होती है और वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। और ऐसा केवल तभी होगा जब जो फ्यूल है हमारा, यानी जो ईंधन है, यानी जो वस्तु जल रही है उसमें कार्बन प्रेजेंट हो, यानी वो कार्बन को कंटेन करती हो, यानी कार्बन उसमें अगर प्रेजेंट उसमें कार्बन होगी तो ही जो है इवोल्यूशन ऑफ CO2 यानी CO2 जो है फिर से वायुमंडल में जा सकती है। तो यही है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। और जब भी गैसेस इवॉल्व होती है, यानी जब भी गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो उसको हम अप एरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो गैसें हैं वो क्रिएट होने के बाद वायुमंडल में चली जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फ्रेंड्स, ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिन रिएक्शंस में जो है कोई भी सॉलिड पदार्थ मतलब कोई भी सॉलिड पदार्थ बनता है उन्हीं को जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है, यानी जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, वो नीचे बैठ जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन था तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो इसमें नीचे बैठ जाएगा। अब प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो जो प्रेसिपिटेट है वो एक सॉलिड प्रोडक्ट है, यानी कोई भी ठोस प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उससे सेपरेट हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है। तो ये हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, इसके अंदर से जो है प्रेसिपिटेट वो अलग हो गया है, यानी वो नीचे बैठ गया है। और जब भी हम किसी भी प्रेसिपिटेट को डिनोट करते हैं तो हम डाउन एरो के साइन से उसे शो करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है Ki2 यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट का साइन NO3, लेड का साइन Pb, के जो है हमारा पोटेशियम को डिनोट करता है एंड I जो है हमारा आयोडाइड को डिनोट करता है। तो ये बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स अस, इससे हमें प्राप्त होगा PbI यानी लेड आयोडाइड प्लस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए इसमें Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट गिव्स अस PbI यानी लेड आयोडाइड प्लस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या हुआ, जो हमारा Ki था ये PbNO3 के साथ इसने रिएक्ट किया और क्या बनाया PbI2। ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा PbI2। इसको हम डाउन एरो से शो करेंगे। इसका जो कलर है वो येलो होगा। और जब
पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे फॉर्म होगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड। ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा और इसका जो कलर होगा वो येलो होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो है ये थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आपको इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।